चलिए भाई बच्चों, क्लास को ऑनलाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं आगे। अब देखो भाई, कल हमने पढ़ा था, कल हम मोटर्स के बारे में पढ़ चुके थे, बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में हम। और अब जो है बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस भी जान सके थे कि उसके फायदे क्या है, तो मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, ये चीजें थी। ओके, और सब ओके है? ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं आपके पास सेम, जिस आधार पर मेरे पास वो है टाइप, क्या बोलते हैं, क्या हो गया था आपके पास, बैक ईएमएफ। ठीक है। और अब आ जाते हैं हम आपके पास टाइप ऑफ डीसी मोटर। तो भाई टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में सेम एज इट इज जो मेरे पास जनरेटर में थे वही रहेंगे मेरे पास। इसमें शंट मोटर, शंट मोटर, ठीक है, दूसरा है सीरीज और तीसरा कंपाउंड। अब मैं देखो भाई क्या है, सिंपल सी बात है, डायग्राम बनाते हैं शंट का। इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, सेम वही बनेगी, बाकी आप चीजें बदल लोगे बस। ठीक है। मोटर है मेरे पास, तो क्या होगा भाई बच्चों, इसमें हम सप्लाई देंगे तो आने वाली करंट IL होगी यहां से मोटर के लिए, इस चीज का ध्यान रखना। ये जाने वाली करंट ISH, इसमें आने वाली करंट IA। तो इस बार जो फॉर्मूला बनेगा मोटर के केस में, ठीक है, IL इजकल टू IA प्लस के ISH बन जाएगा भाई, ISH बन जाएगा, क्योंकि आने वाली करंट क्या है मेरे पास, IL, जाने वाली ये KCL लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये तो सेम एज इट इज RSH ही। तो इसी प्रकार से अगर फील्ड की करंट निकालनी हो तो इसकी भी ISH इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन के RSH। जनरेटर के केस में क्या था वो भी आप इससे कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे भाई मेरे पास ये बैक ईएमएफ है, तो यहाँ से V इजकल टू, मैंने कल भी बता दिया था, IA RA प्लस के EB, ये इक्वेशन आई थी कल, V इजकल टू IA RA प्लस के EB। वहां पे EG इजकल टू था, ये सब वहां पे क्या था भाई, EG इजकल टू था। ओके, इन चीज का ध्यान रखना। दिख सही रहा है? ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो वहां पे EG इजकल टू था, हमने यहाँ पे बैक ईएमएफ इजकल टू है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे इनपुट पावर क्या होगी, अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं, इनपुट पावर इजकल टू ये होगी, यहीं से सप्लाई दोगे भाई आप, है ना, ये तो होगी इनपुट पावर। तो पावर इजकल टू V इंटू आई होता है। V क्या है यहाँ पे, V ये है, और इंटू IL। पहले ये जनरेटर के इसमें एक्सटर्नल पावर थी, यहाँ पे इनपुट पावर होगी। और अगर मैं पूछूं पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर में भाई कितनी पावर डेवलप्ड होगी, तो आपको पता है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होगी, V इंटू आई। V कितना हो रहा है यहाँ पे, BB और इंटू IA। तो जब भी हम पावर डेवलप्ड आर्मेचर में पूछेंगे तो वो इतनी होगी, और ये इनपुट पावर होगी। आई बात समझ में भाई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसी प्रकार से आप इक्वेशंस इसकी सीरीज की भी निकाल सकते हो, बस जस्ट रिवर्स हो जाएंगी चीजें। मोटर के केस में क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। इस बार इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं आप, और उसमें इलेक्ट्रिकल पावर ले रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देखना, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान देना है कि ये
क्या हो जाएंगी, आपके पास रिवर्स हो जाएंगी। एक के करके दिखा दिए। इसी प्रकार से आप सीरीज के कर सकते हो। बस सीरीज में क्या था, देखो सीरीज के अगर मैं बात करूं, जनरेटर की बात करूं तो क्या था मेरे पास, आई ए इजकल टू आर ए प्लस के आर एस ई और प्लस के वी, ये था, ये जनरेटर के केस में था बच्चों, है ना। और बाकी आप यहां से निकाल सकते हो। लो ये रहा सीरीज, थोड़ा रफली बना दिया, ठीक है। ये तो था मोटर, और क्या नाम था ये, जनरेटर। और इसको ले लो मोटर, इनपुट में करंट इधर दे रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, V इजकल टू, यहाँ पे V इजकल टू ये हो जाएगा आपके पास ये, क्योंकि ये EG की जगह आ जाएगा EB प्लस के IA RA प्लस के RSE। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वहां जो चीजें थी ये सब इधर जाके प्लस में V इजकल टू हो जाएगी, EG इधर चल जाएगा, EG की जगह पे बैक ईएमएफ हो जाएगा या V हो जाएगी, और चीजें कुछ बदलाव नहीं होंगी। उसका कारण आपको बता दिया है, तो इक्वेशन आप कर लोगे, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं इनके मेन पॉइंट्स पे भाई। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा मेरे पास कॉल नहीं आई आपकी, और आपने एक दो बार कॉल किया होगा, मेरे पास नंबर तो सेव नहीं है आपका, ठीक है। हाँ एक तो, ऐसा लगता है बहुत सी बार नेटवर्क इशू हो जाता है कि कॉल आपको लगता है कि रिंग जा रही है बट पहुंचती नहीं मेरे पास, वरना ऐसा बहुत रेयर होता है, काफी बच्चे कॉल करते हैं तो उठती है कॉल, तो ठीक है। चलिए खैर, ये हो गया आपके पास भाई। अब बारी आती है आपके पास भाई, अब बात करते हैं हम। तो मोटर क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदल रहा है। तो भाई अब आ जाते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। देखो पहले बता दो भाई, आपका कोर्स थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि इसमें मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, टाइम कम है और थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, तो हम ज्यादा डीप में इसमें जा नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि हाँ जो कंटेंट वहां से आएगा वो मैं 100% ही पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जो अगर कोई चीज स्किप करा रहा हूँ तो वो यूजलेस है, इसमें इतना ज्यादा उसका रोल नहीं है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, तो भाई कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर है कि आपका मोटर पे हम मैक्सिमम पावर कब लेंगे, ठीक है भाई। तो कब लेंगे भाई, आपके पास जब बैक ईएमएफ होगा मेरे पास V/2 के, यानी कि जब मेरे पास बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का जस्ट क्या हो जाएगा, आधा होगा, तो मेरा मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा भाई। क्या डेवलप करेगा मेरा, क्या बोलते हैं, मोटर, ठीक है। ये कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। आई कहां से हम डेरिवेशन कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा करके, बट उसका कुछ फायदा नहीं है। तो कभी कभी कंडीशन आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सी बार, ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको मैंने बता रहा है जहां पे मैक्सिमम वाला केस आता है, तो कुछ क्वेश्चनों में आपको चीजें डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है। तो बोल देता है कि मान लो मोटर आपका मैक्सिमम पावर डेवलप कर रहा है, अगर उसकी क्या नाम है वोल्टेज क्या है मेरे पास 100 वोल्ट है, तो बैक ईएमएफ बताओ, और आर ए दिया नहीं, तो वहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैक्सिमम पावर का तो फंडा ये है कि हाँ तभी होगी जब मेरा जो बैक ईएमएफ होगा वो अप्लाइड वोल्टेज का आधा होगा, ठीक है। उस कंडीशन में ही होगी। हालांकि देखा जाए प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाता है, वो उसका कारण है क्योंकि अगर मेरे पास बैक ईएमएफ आधा हो जाता है तो मेरी आर्मेचर करंट बहुत हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है मेरी, बहुत कम होती है भाई, क्लियर है, बहुत कम होती है, इसलिए करंट आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि आर्मेचर करंट क्या होती है मेरे पास, आई इक्वल टू वी माइनस के ई बी अपॉन के आर ए, और मुझे पता है कि ई बी अप्रोक्सीमेट वी के बराबर ही होता है। तो इस वजह से क्या होती है आर्मेचर करंट, वैसे तो केस कम रहती है, लेकिन अगर ये आधा हो जाए तो आर्मेचर करंट आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा अचीव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल से मतलब है कि कर सकते हैं बट अगर करोगे तो लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आर्मेचर करंट गुजरेगी तो लॉसेस आपके क्या बढ़ जाएंगे भाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एफिशिएंसी आपकी मशीन की क्या होगी, लो रहेगी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या रहेगी उसकी, लो रहेगी।
नंबर मैंने, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे बेटा, दे रखा है यार नंबर मेरा बार बार बोलता हूं मैं, 7983902005। ओके, जो मेरे पास अवेलेबल है वो ही दे पाऊंगा मैं, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा अब चलते हैं हम, हाँ नेक्स्ट उस पर। ये होगी मैक्सिमम कंडीशन की प्रॉपर्टी। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है भाई आपके पास, ठीक है भाई। अब बारी आती है आपके पास, इसमें मैंने बता दिया कंडीशन, टाइप्स ऑफ जनरेटर बता दिया है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी भाई, आर्मेचर टॉर्क इन डीसी मोटर। अब नया टॉपिक आता है आपके पास, आर्मेचर टॉर्क इन डीसी मोटर, ठीक है। टॉर्क आप समझ तो सिंपल सी बात है, कल ही बताया था मैंने, किसी मतलब कि भाई किसी सेंटर के चारों ओर जो घूमने वाला फोर्स होता है, घुमाता है, जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसे टॉर्क ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क जो होता है मेरे पास, डिपेंड करता है भाई, आपको पता है सिंपल सी बात है, देखा जाए तो टॉर्क क्या है, एक तरह कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है, BIL। तो मैं उस वाले फंडे से जा रहा है, मतलब परिधि वाले से, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे फ्लक्स है और करंट है, ठीक है। लेंथ और कंडक्टर कांस्टेंट है, तो देखा जाए तो जो लगने वाला फोर्स है मेरे पास फ्लक्स पे और करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन बना दूं डायरेक्टली, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरे पास, फाई और IA के लिए, फाई और IA पे, ठीक है। बाकी और भी पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन हम अब पहले अभी इन्हीं को कंसिडर करके चल रहे हैं भाई, ठीक है भाई। अब देखो, अगर बात करूं मैं इसकी, तो अगर मैं बात करता हूं भाई सीरीज मोटर की, इसकी सीरीज मोटर की, ठीक है। तो सीरीज मोटर में क्या था, एक चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। सीरीज मोटर मेरे पास ये था RSE, तो यहां से वोल्टेज दी, करंट गई IL, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो IL है वही ISE है और वही IA है, ये हमें पता, मोटर केस में भी एक था, जनरेटर केस में भी एक था। तो अगर इक्वेशन इसका नाम मैं फर्स्ट रख दूं, तो मुझे पता है कि IA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई रहेगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISE, एक ही तो चीज रहेगी भाई, सिंपल सी बात है, तीनों एक ही है, ISE भी एक, वो भी एक, तो यानी कि मैं यहाँ पे फाई की जगह क्या IA लिख सकता हूं, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² हो जाएगा, क्योंकि जिस उससे मेरी आर्मेचर करंट जा रही है उसी से मेरी फ्लक्स भी, फ्लक्स यहाँ है और आर्मेचर करंट यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे सेम फेज में आ रहे हैं। तो टॉर्क के लिए होगी ये वाली इक्वेशंस। तो और ये कब है, अप टू सैचुरेशन तक, सैचुरेशन पॉइंट तक, यानी कि जो टॉर्क होगा मेरा सीरीज मोटर का, वो स्क्वायर टाइम होगा किसके, आर्मेचर करंट के। कहने का मतलब, अगर आप आर्मेचर करंट को डबल करोगे तो टॉर्क आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ फ्लक्स भी बढ़ रहा है और आर्मेचर करंट भी बढ़ रही है, जबकि टॉर्क मेरा इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है वेरी हाई होता है भाई, वेरी हाई। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रेन वगैरह में, जहां पे इनिशियल स्टेज में बहुत अधिक, ट्रेन में जहां पे भी हम हैवी वजन को उठा रहे होते हैं, वहां पे हम सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं। अप टू सैचुरेशन का मतलब ये है, क्योंकि भाई आप करंट बढ़ाते जाओगे तो जरूर थोड़ी फ्लक्स भी उतना ही बढ़ेगा। आपको पता, करंट और फ्लक्स का एक कांस्टेंट हो जाता है एक लेवल के बाद। तो यहां तक तो मेरा IA² टाइम रहेगा ये, उसके बाद तो सैचुरेट हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा नहीं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर सैचुरेशन के बाद अगर मैं बात करूं, आफ्टर सैचुरेशन, तो टॉर्क केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, आफ्टर किसके, सैचुरेशन पॉइंट के बाद।
क्योंकि वहां पे फ्लक्स बनना हो जाएगा बंद। चलिए अब आते हैं हम फॉर शंट मोटर। फॉर शंट मोटर के लिए टॉर्क कैसा रहेगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास क्या था, आर्मेचर टॉर्क पाई और आई ए के ऊपर डिपेंड था। अगर मैं मोटर की बात करूं, शंट मोटर की, देखना भाई जरा, यहां पर अपने वोल्टेज अप्लाई की भाई, मान लो 200 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो 200 ही रहेगी, 200 यहाँ तो 200 यहाँ, और बाकी आपके आर्मेचर पे लोड कितना बढ़ जाएगा, करंट कितनी बढ़ती है, लेकिन जो वोल्टेज यहाँ है वो यहाँ है, तो इसमें फ्लक्स क्या हो गया दिखा है। तो अब इसमें ISH क्या होगी, कांस्टेंट, क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, और जब फ्लक्स कांस्टेंट तो केवल ये कांस्टेंट हो गया, तो मुझे पता ये तो घटे बढ़ेगा नहीं भाई, तो जो टॉर्क होगा आर्मेचर केवल मेरे पास किसके, शंट मोटर के डायरेक्टली किस में रहेगा, वो केवल आर्मेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि जितनी ये करंट बढ़ेगी उतना ही उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा टॉर्क बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका इनिशियल टॉर्क इतना ज्यादा हाई नहीं रहता है। ओके भाई बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकता है अभी भी, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हो गया ये आपके पास, ये इक्वेशन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है कि कब ये डायरेक्टली रहेगा कब इनडायरेक्टली रहेगा। ओके, तो अब आते हैं हम इसके क्या बोलते हैं, अगर आपको क्या बोलते हैं टॉर्क का फॉर्मूला, अब टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है तो ठीक है, कंप्लीट अगर कितना टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क इन आर्मेचर, अब तक है किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम इसमें निकालेंगे कि ये क्या बोलते हैं भाई बच्चों कि कितनी वैल्यू का होगा, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 9.55 EB इंटू IA अपॉन के N, ठीक है, न्यूटन मीटर। टॉर्क को इसी में नापते हो आप, ठीक है भाई। तो अगर ये न्यूमेरिकल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कितना टॉर्क डेवलप होगा, तो भाई आपको बैक EMF पता होना चाहिए, आर्मेचर करंट पता होनी चाहिए, और क्या स्पीड पता होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास फॉर्मूला 9.55, ये डेरिवेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, हालांकि ड्राइव कर सकते हो इसको, बट ड्राइव करने में कुछ फायदा नहीं है, आप अगर याद रखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके पास, ठीक है भाई बच्चों। ओके ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास ये टॉर्क इन आर्मेचर हो गया भाई, यहां तक मुझे लगता कोई दिक्कत होगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप इनकी जितने ज्यादा वो करोगे, ठीक है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा। बच्चे मेरे पूछते रहते हैं कि सर क्या करें, तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, नहीं है तो मुझसे पूछ लिएगा कौन सी करनी है, ठीक है, फोन पे बता दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए अब ये हो गया भाई आपके पास, ये हो गया टॉर्क इन आर्मेचर। अब आते हैं हम क्या बोलते हैं स्पीड की बात करते हैं भाई, हम स्पीड का रिलेशन भी, स्पीड, क्योंकि मोटर का तो भाई काम ही घूमना है, तो स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। स्पीड ऑफ DC मोटर, तो देखना हम स्पीड का रिलेशन निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है कि हमें पता EB इक्वल टू, दो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक तो EB इक्वल टू क्या पढ़ा भाई हमने, V माइनस के IA RA पढ़ा है, और एक पढ़ा है हमने EB इक्वल टू P5ZN अपॉन के 60, ठीक है। तो क्या मैं यहां से देखना EB इक्वल टू EB इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, तो होगा V माइनस के IA RA इक्वल टू P5ZN अपॉन के 60A, और यहां से अगर मैं N की वैल्यू निकालूं तो N इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 60A अपॉन के V माइनस के IA RA अपॉन के P5Z, और N इक्वल टू, अगर मैं देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है EB, और 60 भी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, और इस वाले की वैल्यू क्या है मेरे पास EB, तो N डायरेक्ट अगर K इंटू कर दूं मैं,
एन इज इक्वल टू के इंटू बाकी सारे कॉन्स्टेंट, और ये क्या हो गया, ये ई बी हो गया, ई बी अपॉन के फाइव, या एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन के फाइव। ये क्वेश्चन याद रखना भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे यूजफुल होने वाली है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो स्पीड है मेरे पास बैक ईएमएफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। यानी कि अगर फ्लक्स कम होगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये हमने क्यों बताया है। अब मान लो हम इसकी बात करते हैं, स्पीड ऑफ ये डीसी मोटर हो गया, तो स्पीड रिलेशन निकालते हैं हम आपके पास भाई। अब सिंपल सी बात है, इतना तो हमें पता चल गया, रिलेशन निकालते हैं मोटर सीरीज के लिए और उसके लिए स्पीड रिलेशन। ये क्यों किया हमने, क्योंकि मुझे पता, मान लो भाई मुझे पता है N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा EB1 और 5। N1 क्या है, इनिशियल स्पीड, मोटर भाई जरूरी तो एक ही स्पीड पे चल रहा है ना, शुरू में कम होगी बाद में ज्यादा होगी, किन्हीं भी दो स्पीड के बारे में बात कर रहा है वो। तो दूसरा हो गया मेरे पास N2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB2, वो सॉरी EB2 अपॉन के 5। EB1 शुरुआत में इंड्यूस ईएमएफ, फ्लक्स 1 इनिशियल स्टेज में फ्लक्स मेरा, यानी कि जब आपके पास मान लो अभी मोटर आपका 200 आरपीएम पे चल रहा है ना, 200 आरपीएम पे फ्लक्स कुछ और होगा, है ना, और ये EB1 कुछ और होगा। N2 पे मान लो फिर वो 500 आरपीएम पे, तो कुछ और पैरामीटर पूछ सकता है। तो यहां से रिलेशन निकल के आता है मेरे पास, अगर मैं N2 अपॉन के N1 कर देता हूं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, EB2 अपॉन के भाई ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, EB2 अपॉन के ये तो 5 हो गया, और फिर इनको डिवाइड कर दिया EB1 अपॉन के 5 तो क्या मैं कर सकता हूं इसे और आसानी से, EB2 अपॉन के ये EB1 नीचे चल जाएगा, EB1 और इनटू ये 5 अपॉन के 5। तो यहां से एक रिलेशन आ गया बेसिकली देखा है तो, N2 अपॉन के N1 इज इक्वल टू आ गया EB2 अपॉन के EB1 इंटू 5 अपॉन के 5। ये स्पीड का रिलेशन आ गया भाई। इस पे आधारित वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी बता दूं किस प्रकार से। ये हो गया। अगर इसी रिलेशन को, और मैं बात करता हूं सीरीज मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए रिलेशन क्या है आपके पास, N2 अपॉन के N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन के EB1 इंटू क्या आया 5 अपॉन के 5, ये आया भाई। अगर मैं बात करूं शुरुआत के उसमें, क्योंकि 5 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, IA के, तो 5 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, IA1 के। इसी प्रकार से 5 किसके ऊपर करेगा, IA2 के, क्योंकि हमें नहीं पता भाई शुरू में तो करंट अलग होगी, मोटर में शुरू में करंट अलग होगी और बाद में करंट दूसरी होगी। तो यानी कि यहां से क्या निकल जाएगा, N2 अपॉन के N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन के EB1 इंटू IA1 अपॉन के IA। अब देखो भाई इन पर न्यूमेरिकल क्या आता है, आपको कोई भी 2-3 चीज दे देंगे, या तो घुमा के देंगे या डायरेक्ट दे देंगे, लेकिन आपसे इन पे पूछेगा जरूर, ठीक है। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब देखेंगे इसमें, ठीक है। पूछेगा कैसे, वो बोल देगा कि भाई आपके पास जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम कि एक मोटर है हमारे पास, वो 200 की स्पीड पे चल रही है, कितनी, 200 आरपीएम पे, और जब 200 आरपीएम पे चल रही है, ठीक है, तो उसका जो वो है आपके पास बैक ईएमएफ वो जनरेट कर रही है मान लो 100 वोल्ट। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, 100 वोल्ट कर रही है आपके पास, ठीक है। तो अगर ये सीरीज वाले केस में है, ठीक है, और इनिशियल करंट दे देगा IA1, तो इसी प्रकार से वो बोल देगा कि हाँ भाई अगर वो 400 वोल्ट का बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करे,
ठीक है, और कितने आरपीएम पे चले, क्या बोलते हैं, आरपीएम पे चले 400, तो सिंपल सी बात है 4 गुना हो जाएगा 800 आरपीएम पे। ठीक है, तो और शुरुआत में 2 एम्पेयर की करंट ले रही है, तो बाद वाली इनिशियल करंट बताओ, यानी कि IA2 बता दो। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब यह है कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो उसमें आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोई भी एक चीज दे देगा तो फॉर्मूला बन गया है। ये बन गया सीरीज के लिए, किसके लिए, इस सीरीज के लिए इस प्रकार का बनेगा, या इस वाले को भी आप लगा सकते हो। अब आते हैं शंट के लिए, हम जरा, और शंट के लिए। ठीक है, शंट के लिए क्या बनेगा भाई, मुझे पता N2 अपॉन के N1 है, इजकल टू फॉर्मूला क्या है, EB2 अपॉन के EB1 इंटू phi1 अपॉन के phi2। तो मुझे पता है शंट में तो हमेशा phi1 और phi2 दोनों कांस्टेंट रहेंगे। phi क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि भाई उसमें तो ये तो पता ही है, इसमें तो मैंने बता दिया आपके पास कि भाई इसमें तो वोल्टेज एक बार दे दी तो दे दी, फील्ड पे हमेशा कांस्टेंट ही रहनी है, इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता आपका। तो ये तो कांस्टेंट रहना, तो हमेशा चाहे phi1 यानी कि शुरुआत में भी वही रहेगा और बाद में भी वही रहेगा। सीरीज में था भाई दिक्कत, सीरीज में क्या था, शुरुआत में करंट ज्यादा हो रही तो भाई ज्यादा होगा, कम हो रही तो कम होगा। तो यानी कि यहां से N2 अपॉन के N1 इजकल टू क्या आ जाएगा डायरेक्टली, EB2 अपॉन के EB1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, वो 3 में टर्मिनोलॉजी में आ रहा था, इसमें बोल देगा वो कुछ भी बोल के कि हाँ भाई 500 आरपीएम पे बैक ईएमएफ जो दे रहा है, ठीक है, मान लो 200 वोल्ट दे रहा है, तो 750 आरपीएम पे बता दो कितना देगा, है ना, 750 पे बता दो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, उसने N2 दे दिया 750, N1 दे दिया 500, EB 500 पे, तो EB1 ये 200 नीचे रखना और बाकी वो निकाल देना, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है। कि कोई मोटर है, क्वेश्चन ऐसा है, कोई मोटर है 500 आरपीएम पे चल रही है, तो 200 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा, 1000 आरपीएम पे कितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा भाई। आई बात समझ में। अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट पे इसके, ये हो गया आपके पास क्या भाई, स्पीड रिलेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके पास किस पे, कॉन्सेप्ट पे, स्पीड रिलेशन हो गया भाई। अब आते हैं हम स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन जैसे मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन था ना, तो स्पीड रेगुलेशन क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, N नोट, N नोट का मतलब नो लोड स्पीड, ठीक है, और NFL फुल लोड स्पीड डिवाइड बाय NFL। तो ये क्या हो गया, N नोट नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड, और NFL ये क्या हो गया, फुल लोड स्पीड। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, स्पीड रेगुलेशन भी क्या होनी चाहिए, कम से कम, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई आपके पास जो है जो नो लोड पे है, लोड बढ़ती है हमें पता है स्पीड में कमी आती है, तो कमी कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो पूछा जाता है स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा किसका होता है, तो शंट मोटर का होता है। ठीक है, वो देखेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है भाई, चलिए, तो अब इसमें और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 कर दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं हम, स्पीड रेगुलेशन हो गया। अब देखते हैं हम टॉर्क एंड स्पीड। भाई टॉर्क और एक स्पीड का जो रिलेशन है, ठीक है, टॉर्क एंड स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है आपके पास,
जो टॉर्क और स्पीड है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब यह है टॉर्क तो एक ताकत होगी और स्पीड एक रोटेशन हो गया, उसको घुमाने के लिए कितने आरपीएम पे चल रहा है, लेकिन घुमाने के लिए किसी फोर्स की भी तो आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पर टॉर्क अधिक होगा वहां पर स्पीड कम होगी, ये चीज याद रखना। का उदाहरण है जैसे कि आप शुरुआत में जब चलाते हो, साइकिल चलाते हो जैसे उदाहरण, तो आप शुरू में अधिक ताकत लगाते हो, तो उस वक्त जब ताकत लगा रहे हो तो उस वक्त स्पीड कम होती है, और फिर जब आगे स्पीड जाती है तो उस वक्त कम ताकत लगानी पड़ती है। तो कहने का मतलब ज्यादा स्पीड पे कम टॉर्क रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सी बार इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम तो टॉर्क जब बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, और आप बोल रहे हो कि टॉर्क बढ़ने पे स्पीड कम होती है। एक्चुअली इंस्टेंट की बात होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जब आपने शुरुआत में जब टॉर्क लगाया तो स्पीड आपकी बढ़ी, ठीक है, लेकिन जब आप अगली स्पीड की बात कर रहे हो, मान लो 10 आरपीएम की बात, 10 की आरपीएम पे चल रही कोई मोटर, ठीक है, तो 10 आरपीएम पे टॉर्क मान लो 100 न्यूटन है, ठीक है, 100 न्यूटन मीटर है। तो अगर मैं 20 की बात करूंगा तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा वो। कहने का मतलब ये है कि जितनी अधिक स्पीड रहेगी वहां पे कम टॉर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि हाँ, जब आप टॉर्क बढ़ाते हो तो स्पीड मोटर आगे की तरफ भागती है। तो इंस्टेंट टॉर्क की बात करता है वो कि हाँ, कि 10 आरपीएम पे जो टॉर्क था 20 आरपीएम पे उससे कम होगा, तो इसलिए कह देते हैं हम होती है, ठीक है। अब देखो दो चीज होती है भाई, टॉर्क आपके पास, टॉर्क और स्पीड का हम दो चीज देखते हैं यहां पे, ठीक है। टॉर्क पढ़ा आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया मेरे पास फाई और आई ए के, समझना बहुत कंफ्यूजिंग वो है, ठीक है। और जो स्पीड है मेरे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन के फाई के, है ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, अगर मैं फ्लक्स बढ़ाऊंगा, है ना, तो टॉर्क भी मेरा बढ़ेगा, है ना, और अगर यहां पे फ्लक्स बढ़ाऊंगा तो स्पीड मेरी क्या होगी, कम होगी। हो रही कि नहीं हो रही भाई, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो मेरा वो इस बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऊपर वाले इन बाकियों को कांस्टेंट माने तो हम आपके पास, ठीक है। तो अब लेकिन ये है, जब आपके पास मान लो क्या होता है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दो चीजें निकल के आती हैं यहां से आपके पास कि भाई मैंने यहां पे, जब मेरे पास सिंपल सी बात है फ्लक्स बढ़ेगा, अब देखो ध्यान देने की वाली बात है, अगर मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है आई ए इक्वल टू वी माइनस के ई बी अपॉन के आर, अगर मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है तो मेरा बैक ईएमएफ तो बढ़ेगा, क्योंकि ई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वो तो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। और ये बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मेरी सिंपल सी बात है, ए कांस्टेंट तो आर्मेचर करंट तो मेरी रिड्यूस होगी, आर्मेचर करंट मेरी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितना मेरा ये बढ़ रहा है ये, है ना, तो इनमें क्या है, तो हमें कैसे पता चला टॉर्क बढ़ रहा कि घट रहा, यानी कि हमें इतना पता है कि कोई एक चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा डोमिनेट है, ठीक है। इसको हम उदाहरण से एक न्यूमेरिकल लेके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा कि जो मेरा इसमें, और यहां पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा तो ये भी कम हो रहा, सिंपल सी बात है, ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब इन दो में से ये देखना हमें कि जब ये बढ़ रहा है तो ये कितना घट रहा है आर्मेचर, या जब फ्लक्स कम हो रहा है तो मेरा आर्मेचर कितना बढ़ रहा है, आर्मेचर करंट कितना बढ़ रहा है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे पता है ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, कितना है, फाई है, और फाई है तो ये क्या होगा आपके पास, जितना ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा मेरा उतना ज्यादा मेरा बैक ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो वैल्यू बहुत कम होती है भाई, ऐसी होती है 0.25 ओम के आसपास। तो ये तो उन्होंने टाइम्स बढ़ जाता है घट जाता है, लेकिन ये तो कई गुना। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक उदाहरण जरा। ठीक है भाई। चलो अब उदाहरण ले लेता हूँ मैं एक इसका, लिख देता हूँ मैं, ताकि एक कैलकुलेशन सी आपको समझ में आ जाए। पीपीटी बनाने का यार, उदाहरण इसका एक, चलिए भाई एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो आपके पास शंट मोटर है, शंट मोटर है भाई, और वो क्या है 400 वोल्ट पे दौड़ रहा है। कितने पे? 400 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है उसको, और 600 आरपीएम पे चल रहा है भाई। उसने बोला, और आर्मेचर की करंट है जो ले रहा है, वो आर्मेचर की जो करंट ले रहा है वो ले रहा है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है इसने 0.28 ओम। ठीक है, और इसने बोला है कि जो इसका फ्लक्स है मोटर का, वो रिडक्शन हो जाता है आपका भाई 5%। कितना हो जाता है उसने? रिडक्शन इन फ्लक्स 5%। ओके, तो 5% हो जाता है इसका। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं? इसने बोला एक शंट मोटर है भाई, क्वेश्चन समझ लो, मैंने शॉर्ट कर, शंट मोटर है, वोल्टेज सप्लाई 400 वोल्ट है, 600 आरपीएम पे चल रहा है। उस वक्त जब 604 आरपीएम पे चल रहा है तो 50 एम्पेयर की करंट ले रहा है, तो कुछ करंट तो खींच रहा होगा वो। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है आर ए उसका इतना है। फिर हमने क्या किया, उसके फ्लक्स की, यानी कि शंट मोटर है उसके फील्ड फ्लक्स की जो है फ्लक्स को 5% कम कर दिया। तो हमें पता है भाई कि 5% कम कर दिया यहां पे देखो, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और आई होता है मेरे पास, तो फ्लक्स कम तो टॉर्क कम। और जब टॉर्क कम हो रहा है तो मेरी बात है, सिंपल सी बात है, स्पीड भी कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या कहता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो अगर मेरे पास फ्लक्स कम तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, इन्हीं चीजों को हमने समझना है, कि यानी कि हमें पता है कि कोई एक चीज डोमिनेट कर रही है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब देखो, इसने बोला कि आर्मेचर की करंट है भाई मेरे पास कितनी, इसने बोला है कि ये है आपके पास, अगर आप बात करें, हाँ 50 एम्पियर। इसने बोला है भाई आपके पास, मुझे क्या निकालनी, 5% की अगर मैं स्पीड रिड्यूस कर दूं, तो फ्लक्स को कम कर दूं, तो स्पीड बताओ, है ना। तो इतने पे तो 600 आरपीएम चल ही रहा, तो मुझे पता है कि भाई सिंपल सी बात है, N2 अपॉन के क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, N1 इजकल टू EB2 अपॉन के EB1। ठीक है, तो मुझे पता है, या तो शुरू में निकाल लू EB, इनिशियल कंडीशन ही है। तो इस वक्त क्या होगा भाई मेरे पास, बैक EMF EB1 इजकल टू क्या होगा, V माइनस के, हाँ V माइनस के आई ए आर ए। तो V कितना 400 इंटू कितना हो जाएगा अभी बच्चों, 400 माइनस करो इसको जरा, 400 माइनस आई कितना है भाई मेरे पास 50 इंटू 0.28। तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करना भाई, 400 इंटू माइनस
386 वोल्ट, तो मेरे पास आ गया EB1। ओके, तो अब देखनी है हमने क्या, यहां पे अब बोला क्या इसने, हाँ 5% का फ्लक्स रिड्यूस कर दिया। अब मुझे पता है कि अगर मेरा फ्लक्स क्या हो गया भाई, मेरे पास 5% का रिड्यूस कर दिया इसने, तो मुझे पता है कि फ्लक्स ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अगर फ्लक्स में मेरे 5% की कमी आई है तो क्या मैं EB2, सिंपल सी बात है, फ्लक्स में क्या आई 5% की कमी, तो 0.386 इंटू 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0.95 का मतलब वही है 5% की कमी। तो निकाल दो इसे सोल्व करके, 0.95 इंटू 386, ये आ गया 366.7 वोल्ट आ गया। यहां से आप स्पीड तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे मेरा स्पीड निकालना इंटेंशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, मुझे पता है, देखो यहां केवल हमने 5% की फ्लक्स में कमी करी। शुरू में 50 एम्पीयर करंट ले रहा था, अब भाई कितनी करंट लेगा मुझे पता, आई इक्वल टू क्या है, V माइनस के EB अपॉन के RA है। V कितना है मेरे पास 400 है, माइनस के 366.7 डिवाइड बाय RA 0.28। सोल्व करना भाई बच्चों, 400 माइनस 366.7 डिवाइड बाय, यह आ गया 118.9 एम्पियर। इतने एम्पियर की करंट आ रही है। अब देखो इसमें तो केवल आपने 5% की कमी करी है, और आर्मेचर करंट कितनी होगी आपके पास, 50 से लगभग 2.5 गुना ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा। इससे क्या पता चलता है कि यानी मेरा फ्लक्स तो कम हो रहा है, फ्लक्स तो कम हो रहा है, बट क्या है आपका जो है मोटर की जो है क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। और जब आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है फ्लक्स कम हो रहा है। लेकिन मान लो इसमें तुमने 0.5% की कमी करी और इसमें भाई तुमने 2.5 गुना बढ़ा दिया, तो ओवरऑल तो टॉर्क बढ़ेगा, ओवरऑल टॉर्क बढ़ेगा। और जब टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, है ना। मान लो कभी अभी जो करंट की टॉर्क है 100 RPM पे चल रहा, तो अभी टॉर्क बढ़ाओगे तो स्पीड तो बढ़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो ये हो गया आपके पास भाई शंट मोटर, एक उदाहरण देके बता दिया, टॉर्क और स्पीड का रिलेशन एक उदाहरण लेके बता दिया है इसमें। ओके, अब आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक। भाई कंस्ट्रक्शन वगैरह सब सेम रहेगी इसकी, ठीक है, लाइक ए जनरेटर। ओके, चलो भाई अब पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी। डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक। भाई कैरेक्टरिस्टिक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है किस मोटर में क्या गुण है, और क्या बोलते हैं इसकी जो है क्या बोलते हैं कौन सा मोटर कहां पे यूज होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक से ही आपका पता चलता है। ओके,